उत्तराखंड के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मैठानी वाइज माउंटेन से, और आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। आज अमूमन आप लोग देखते होंगे कि लगातार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकार इस पैंडेमिक टाइम में भी अपनी पूरी भूमिका के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग करते देखते होंगे आप। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि लोग घरों में टेलीविज़न को लेकर लगातार खबरों में बने रहते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती जुड़ी हुई है जो कि एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है, और विशेष तौर पर वो उत्तराखंड की संस्कृति पर भी काम कर रहे हैं। तो हम आपको मिलाने जा रहे हैं श्रीमान विकास जोशी से। विकास जोशी, सबसे पहले तो आपका वॉइस माउंटेन बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जोशी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि चूँकि इस पैंडेमिक टाइम में जैसे कि सभी पत्रकार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, वो अपना बराबर आपको खबरें देते हैं, तो किस प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है एक पत्रकार को? दीपक, देखिए, अभी तो जो है ना, अभी जो कोरोना पैंडेमिक का टाइम है, आप तक जो खबरें पहुंच रही हैं, टीवी पर जो लोग बोल रहे हैं, या फिर जो बैकएंड में काम कर रहे हैं, टीवी के पीछे जो काम कर रहे हैं, परेशानी जो सबसे बड़ी आती है वो आती है रिपोर्टर्स को लेकर के जो फील्ड पर जा रहे हैं। आपने सुना होगा रोहित सरदाना जी अभी चल बसे हैं। तो कई ऐसे हमारे जो मित्र हैं, पत्रकार हैं, वो कोरोना पॉजिटिव भी हुए हैं। कहीं ना कहीं उनके सामने भी कोविड का खतरा है, लेकिन उसके बाद भी वो अपनी जिम्मेदारियाँ जैसे पुलिस निभा रही है, वैसे पत्रकार भी निभा रहे हैं। तो चैलेंजेस तो है, लेकिन अपनी ड्यूटी तो निभानी ही है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि जोशी जी ने बताया है कि एक पत्रकार को अपना पूरा अपने कर्तव्यों का पूरा पालन करता है, और बिल्कुल अपना जितना भी उनसे बन पड़ता है वो पूरी कोशिश करते हैं। विकास जोशी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि चूँकि आज के समय में लोग, अधिकतर लोगों को हम सुनते हैं कि उन्होंने टेलीविज़न देखना बंद कर दिया है, और मीडिया की भूमिका और उसकी प्रासंगिकता पर भी सवाल उठते नजर आ रहे हैं। आप इस मुद्दे पर कितने सेंसिटिव हैं कि क्या लोगों को सच में या लिटरली न्यूज़ देखना बंद कर देना चाहिए, या किस प्रकार का एक दृष्टिकोण रखते हैं? इसमें अगर मतलब मैं एक पत्रकार के तौर पे नहीं, एक आम आदमी के तौर पे मैं बोलना चाहूँगा कि आज अगर हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स हुआ है, या फिर जो भी हमारी दिक्कतें हमारे सामने आज हैं, वो सरकार की वजह से नहीं है, वो हमारी वजह से है। क्योंकि जब वो वोट मांगने आए तो हमने ये नहीं पूछा कि भाई तू कितना स्कूल बनाएगा, हमने ये नहीं पूछा कि तू कितना हॉस्पिटल बनाएगा, हमने ये पूछा कि भैया तू राम मंदिर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, भैया तू बाबरी मस्जिद का फैसला लेगा कि नहीं लेगा। हमने ये पूछा कि भैया आप जो है हमारे लिए सामुदायिक केंद्र, जो अनुसूचित जाति है, जो हमारे पंडे हैं, जो हमारी दूसरी जातियाँ हैं, उनके लिए आप काम करोगे नहीं करोगे। हमने जातीय समीकरण देखे। जब आपके प्रधानी चुनाव हुए, पंचायती चुनाव हुए, आपने दारू की बोतल देखी, आपको गिफ्ट्स मिले, आपने वो देखा। आपने कभी नहीं पूछा कि भैया आप कितने स्कूल बना रहे हो, आप कितने हॉस्पिटल्स बना रहे हो। आप हेल्थ सिस्टम पे, हेल्थ केयर पे हमारी जीडीपी का करीब 3% का खर्चा होता है हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे। कहना चाहूँगा कि अधिकांश जो आजकल जो चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हों, पॉलिटिकल एफिलिएशन है, कितना वो लोगों को अक्सर ये सजेस्ट करते हुए पाए जाते हैं कि हमको टेलीविज़न देखना बंद कर देना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि आज का जो मीडिया है, उसकी जो रिलेवेंस है, उसकी जो प्रासंगिकता है, उस पर सवाल उठते नज़र आ रहे हैं, और लोगों का ये मानना है कि जो मीडिया है वो आज के मीडिया डिवाइडेड हो चुका है, पक्ष विपक्ष हो चुका है, जबकि मीडिया की भूमिका एक निष्पक्ष पत्रकारिता के रूप में होती है। तो आप इस मुद्दे पर कितने सेंसिटिव पाते हैं आज की पत्रकारिता को? देखिए दीपक, देखिए, आप जिस समाज में रहते हैं उसमें भी दो धड़े होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। और मीडिया भी एक तरह का प्रोफेशन है, एक तरह का कारोबार है, जहाँ कुछ लोग अच्छे भी हैं जो आपके निष्पक्ष बात करते हैं, कुछ हो सकते हैं जो थोड़ा सा पक्ष के साथ, या फिर वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, उसके साथ खड़ा हो जाता है। तो वही चीज़ है जो ये अक्सर बोला जाता है कि भाई आप टीवी देखना बंद करिए। तो मैं ये कहूँगा कि टीवी देखना बंद मत करिए, उन चीज़ों को देखना बंद करिए जो मसाला आपको नज़र आता है। थोड़ा सा ध्यान हर तरफ देना पड़ेगा, समीक्षा करनी पड़ेगी। अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ रास्ता ख़राब है, सरकार ने नहीं बनाया है, तो अगर आपको वो चीज़ दिख रही है तो प्लीज़ स्वीकार कीजिए ना, जो है सो है। वो फिर सरकार की नाकामयाबी हो या आपकी हो, लेकिन है तो सही ना। उस मुद्दे पे आप लड़ना भिड़ना शुरू कर दोगे तो आप खुद का नुकसान कर रहे हो। मैंने पिछले दिनों एक पोस्ट देखी, पता नहीं किसकी थी, कि भाई रोटी लूण खाएंगे, रोटी नमक खाएंगे, लेकिन मोदी जी को जिताएंगे। ठीक है, आप जिताइए, कोई बुराई नहीं है, मोदी जी बहुत अच्छे नेता है। संदर्भ में, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में, क्योंकि अभी उत्तराखंड अपनी युवा अवस्था में है, लेकिन इस युवा अवस्था में भी वो पलायन की मार झेल रहा है इतनी जल्दी। तो क्या आपको लगता है कि वो कौन से अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक थे
जो उत्तराखंड को पलायन करने पर मजबूर हुआ है। क्या लगता है कि आज भी यहाँ पर हेल्थ और एजुकेशन की कितनी सिस्टम पर कितना काम करना ज़रूरी है उत्तराखंडी गवर्नमेंट को? दीपक, हमारा उत्तराखंड जब से मतलब जब हमारा राज्य नहीं बना था तब से ही हम कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। हमारे यहाँ से कई नेता गए, नारायण दत्त तिवारी गए, आपके बहुगुणा गए, बहुत सारे हुए, वल्लभ भाई पंत हुए, वो भी हुए। तो अब मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूँगी, इतिहास का किस्सा है, मेरा किस्सा नहीं है ये। जब 1950 से 52 में राज्य बनाने की बात हो रही थी तो वल्लभ भाई पंत के सामने एक मुद्दा गया कि भाई आप उत्तराखंड को भी और हिमाचल को भी राज्य बनाया जाए, तो अलग राज्य बने। तो वल्लभ भाई पंत ने हिमाचल को तो दे दिया, हाँ चलो उसको बना दो। उत्तराखंड के लिए उन्होंने बोला नहीं, इसको हम राज्य नहीं बना सकते क्योंकि यहाँ सुविधाएं नहीं हैं, क्योंकि यहाँ मान करता हूँ और उनका जो फैसला रहा होगा उस समय शायद सही रहा होगा। लेकिन अगर आप इतिहास के पन्ने खोलेंगे, अगर उस समय हमारा राज्य बन गया होता उत्तराखंड, आज हिमाचल देखिए कहाँ पहुँच गया। अगर बन चुका होता, भाई अगर जल नहीं है तो जल कौन लाएगा? सरकारें लाएंगी ना, व्यवस्था तो सरकार करेगी। यूपी इतना बड़ा राज्य है, उसमें उत्तराखंड पे कभी ध्यान गया ही नहीं, क्योंकि पहाड़ी जनता थी, सीधी सादी बोली वाली, उसको ना राजकारण आता था, ना राजनीति आती थी। हमने अपना मुद्दा 1950 से बढ़ाना शुरू किया कि हमें अलग राज्य था, क्योंकि हम महसूस करने लग गए थे कि भैया हमको कुछ नहीं मिल रहा है। मेरी शिकायत उन नेताओं से भी, पहाड़ी सीढ़ीदार खेत होते हैं, यहाँ की अधिकांश जनता कृषि करती है, लेकिन फिर भी लोगों को डिपेंड रहना पड़ता है उस पर, नौकरी पे, या माइग्रेशन करना पड़ता है। तो क्या कारण मानते हैं यहाँ के लोग कृषि, या यहाँ की जो मिट्टी है इसमें दोष है, यहाँ के लोग कृषि करना नहीं चाहते, या यहाँ की उत्पादकता पर कुछ ऐसा आप कारण मानते हैं कि लोग से उपज नहीं होती है? क्या कारण मानते हैं आप इस चीज़ का? दीपक देखिए, जब आपने बताया सीढ़ीनुमा खेत हमारे यहाँ होते हैं, बहुत छोटे छोटे खेत होते हैं हमारे यहाँ, मैदानों की तरह बड़े फील्ड नहीं होते। तो जब बड़े फील्ड नहीं हैं तो हम ज़्यादा उस पर उगा भी नहीं पाते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ मेहनत अति है, बहुत ज़्यादा है। मेरा घर अगर यहाँ पर है तो मुझे लग रहा है कि मुझे 10 किलोमीटर जाने के बाद मेरा खेत वहाँ पर आता है, तो वहाँ तक जाने में मेरी हालत ख़राब हो जाती है। मेहनत बहुत दोगुनी है और जो आपकी उपज होती है वो ना के बराबर होती है। कभी कभार आप अपना घर का खर्चा भी नहीं चला पाते। जो शहरों में बैठ करके ऐसे वाले कामों में पलायन की बात करते हैं, वो लोग ये नहीं देखते कि भाई आप पलायन क्यों कर रहे हैं। हम लोग पलायन इसलिए कर रहे हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं खुद पलायन करके आया, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मुंबई में रहता हूँ, पलायन करके गया हूँ, लेकिन अपनी संस्कृति का सम्मान करता हूँ और वापस आना चाहता हूँ। कई तारीखें आऊँगा ज़रूर। पहली चीज़, आपकी शिक्षा यहाँ पर है नहीं। आप देख लीजिए, कोई बंदा जो हमारे ज़माने, अब तो भगवान जाने कैसी व्यवस्था है, लेकिन जब हमारे ज़माने में थे, अगर कोई बंदा 12वीं पास भी है, उसको आप ढंग से ABCD बुलवा लो, उससे ABCD तक का नॉलेज नहीं है, आपके जो टीचर्स हैं वो ढंग से नहीं है। हेल्थ सिस्टम आपका कोलैप्स हो गया है। अगर मुझे अर्जेंट में हार्ट अटैक आता है या कुछ भी बीमारी होती है, तो मुझे उसको कंडी में बिठा करके या फिर कंधे पे बिठा करके मुझे दूर कहीं लेके जाना पड़ेगा, 5-10 किलोमीटर, तब जाके कहीं इलाज होगा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ शिक्षा बेहतर नहीं है, हमारे यहाँ जो साधन है, देखिए बहुत उपज है, संसाधन बहुत है हमारे पास, तो उनको इस्तेमाल कैसे करना वो किसी ने बताया नहीं मुझे। जब कोई बताता ही नहीं है, जब सरकारें ये चीज़ें पर भरोसा ही नहीं करती, विश्वास ही नहीं करती, उनका काम लगा हुआ कि भाई हम जाति पे बात करेंगे, हम राम मंदिर पे बात करेंगे, हम जातियों का मुद्दा उठाएंगे, तो मुझे लगता है सरकारों को ज़रूरत है कि वो कल्चर में भी काम कर रहे हैं टेक्निकली। उत्तराखंड का जो भी कल्चर है, उत्तराखंडी कल्चर को उसकी जो ग्लिम्पसेस है उसको नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक उसको असेस करना, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड से उसको कर रहे हैं वहाँ पर। विकास जोशी जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपका जो यूट्यूब चैनल है छिबराट, और उसके शायद 2 लाख सब्सक्राइबर भी हैं, आपको सिल्वर बटन भी मिल चुका है यूट्यूब की ओर से। सबसे पहले आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि एक चैनल बना दिया जाए उत्तराखंडी संस्कृति को लेकर, और अगर चैनल बना भी दिया तो उत्तराखंड की ऐसी रेयर चीज़ है, इतना कंटेंट लोगों को देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इस प्रकार की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, ये जानना चाहेंगे। दीपक, एक्चुअली मैं हमेशा से उत्तराखंड की खातिर कुछ करना चाहता था। प्रदेश में थे तो प्रदेश में हम घर नहीं आ सकते थे, क्योंकि हमको रोजी रोटी भी कमानी थी। तो मैं चाहता था कि कुछ ऐसा करूं जिससे मैं उत्तराखंड से कनेक्टेड रहूं हमेशा। मुझे उत्तराखंड के बारे में पढ़ना, लिखना, समझना, सब चीज़ें पसंद है। इवन मैंने अपने बच्चे का नाम भी उत्तराखंड से रिलेटेड हारुल रखा हुआ है। तो मतलब मुझे ये सब चीज़ें बड़ी पसंद थी। तो मैंने सोचा क्यों ना, जब सभी शुरू कर रहे हैं, क्यों ना मैं भी एक शुरू करके देखूँ, शायद मैं कुछ कर पाऊँ। तो मैंने ऐसे ही इसे अपने उत्तराखंड की खातिर शुरू कर दिया। मतलब जो होगा देखा जाएगा। एक आध वीडियो मैंने शुरुआत में बनाई, जो भी मुझे थोड़ा मैंने यहाँ पढ़ा, तो वो वीडियो बनाया और धीरे धीरे लोगों ने पसंद किया उस काम को। हमारे उत्तराखंड में क्या है, गाने बहुत चलते हैं, गढ़वाली गाने, और जो जिन टॉपिक्स में बनाता हूँ थोड़े बोरिंग टाइप भी होते हैं, कभी कभार थोड़े से इंटरेस्टिंग भी हो जाते हैं।
लेकिन क्योंकि मुझे मेरे कई आप वीडियोस देखोगे, मैंने 208 या 210 वीडियोस अभी तक डाले हुए हैं। उसमें से कई ऐसे वीडियोस होंगे जो 200 व्यूज़, 1000 व्यूज़, 2000 व्यूज़, 10,000 व्यूज़ इस तरह से पड़े हैं। लेकिन मुझे उनका गम नहीं है। मुझे पता है कि मुझे अपना कंटेंट देना है और मैं अपने उत्तराखंड के बारे में बात करता रहूँगा। फिर लोग जितना पसंद करें, ना करें कोई बात नहीं, मैं उसको और बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, बात आती है कंटेंट की, तो उसमें मेरा जर्नलिज्म मेरी हेल्प करता है। तो मुझे पढ़ने लिखने का बड़ा शौक़ है पहले से ही। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक आइडिया, मतलब उसके बारे में जानकारी, आज इंटरनेट तो आपके पास, सबके पास है, इंटरनेट में भरा पड़ा है, सब संसार है पूरा। तो मैं किताबें मेरा बड़ा स्रोत है जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन का, इंटरनेट है। और दूसरा जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनसे जो जानकारी मिलती है उनको मिला जुला करके मैं ये करता हूँ, और कोशिश जारी है, देखिए क्या होता है। हाँ बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि विकास जोशी बताते हैं कि उन्होंने बुक्स वगैरह जो भी राइटर्स की बुक्स होती हैं, और जहाँ इधर उधर उत्तराखंड कल्चर को लेकर बहुत संजीदा रहते हैं, बहुत संस्कृति को लेकर भी, तो वहाँ से कंटेंट देते हैं। विकास जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक छिबड़ाहट अपने आप में एक यूनिक नेम है, और एक जर्नलिस्ट होने के बावजूद एक कोई जर्नलिज्म का कोई नाम वहाँ पे आपने सजेस्ट नहीं किया, बल्कि आपने एक ऐसा नाम रखा जो सभी के लिए एक पहेली है। तो जानना चाहेंगे कि इस पहेली को कैसे बुझा पाएगी हमारे दर्शक, कि आखिर ये छिबड़ाहट नाम के पीछे कौन से राज छिपे हुए हैं जो आज 2 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच चुके हैं। पूछते कि भाई छिबड़ाहट का मतलब होता क्या है। खैर गढ़वाली में तो काफ़ी लोगों को पता भी होता है, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होता। लेकिन अगर बाहर भी आप जाते हो, जब प्रदेश में रहता हूँ तो बताते कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं ये काम करता हूँ। तो छिबड़ाहट का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, छिबड़ाहट नाम रखने के लिए कोई बड़ी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। बस मेरा ये था कि मैं अपनी भाषा को कहीं ना कहीं अपने नाम में लाना चाहता था। और छिबड़ाहट एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ गढ़वाली, मतलब गढ़वाली ने पहाड़ी भाषा में मिलता है। तो मुझे लगा कि ये नाम मुझे रखना चाहिए। मैं चाहता तो मैं फैंसी नाम भी रख सकता था, न्यूज़ ऑफ उत्तराखंड अलाना फलाना रख सकता था, लेकिन नहीं, मैंने सोचा मैं यही नाम रखूँगा। दूसरा निगिता, तो आपकी भी फेवरेट होंगी, मेरी भी फेवरेट है, तो उनका खुद का एल्बम है छिबड़ाहट नाम से। तो वैसे छिबड़ाहट का शाब्दिक अर्थ तो हलचल है, यानी कि नहीं, आप किसी रास्ते जा रहे हो, कोई सांप उधर झाड़ी के बीच में निकलता देखा तो आप बोल रहे छिबड़ाहट होगी, है ना, तो वो छिबड़ाहट है वो। लेकिन क्योंकि मुझे चाहिए था ऐसा नाम जो मेरी गढ़वाली भाषा से है, जो मेरी पहाड़ी भाषा से है, तो मुझे छिबड़ाहट एकदम बेस्ट लगा। और अगर आप ये छिबड़ाहट जो है बहुत यूनिक नाम है, इसलिए अगर आप छिबड़ाहट लिखते भी हो तो आसानी से मेरा चैनल भी आ जाता है। तो दोनों तरह के फ़ायदे हैं, तो इसलिए मैंने नाम रखा हुआ। हाँ बिल्कुल। और विकास जी, मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा कि आज की पत्रकारिता और आज से जो लगभग 5 या 10 ईयर्स एगो उसकी इस अंतराल के बीच की पत्रकारिता में आप कितना अंतर पाते हैं, और पत्रकारों की उसमें जर्नलिज्म बीए में कितना आप अंतर देख पाते हैं, ये जानना चाहेंगे आपसे। दीपक, मेरा ना पत्रकारिता में एक्सपीरियंस 8-9 साल का है। मैं भी नया ही हूँ इस फील्ड में। जो पहले हम सुना करते थे वो एक मिशन हुआ करता था, विज़न हुआ करता था लोगों का। अब जो है एक बिज़नेस, कहीं ना कहीं कोई बुराई नहीं है। अगर मुझे एक बड़ा चैनल चलाना है तो मुझे पैसा तो चाहिए भाई। क्या आपको लगता है कि आज की पत्रकारिता कमर्शियल बन चुकी है? पूरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ 50-60% यस, कमर्शियल बनना ही पड़ेगा। अगर आप मुझे बोलते हो कि नहीं जी मैं आप आज तक चलाओ और कोई ऐड मत दिखाओ, तो आज तक मैं चला नहीं पाऊँगा, है ना। तो बेसिकली जब पैसा आएगा तभी तो मैं न्यूज़ दे पाऊँगा आपको। हाँ, बस ये है कि वहाँ पर हम गाइडलाइंस तैयार कर लें, एथिक्स को ध्यान रखें, जर्नलिज्म के एथिक्स। अगर मैंने आपकी कंपनी का ऐड लिया है तो मैं आपकी कंपनी के फेवर में खबरें करने ना बैठ जाऊँ, है ना। आपने ऐड दिया, ठीक है भैया दे दो, आपको व्यूअरशिप मिल रही है, मेरा काम न्यूज़ देना है। तो जब तक हम जर्नलिस्ट के एथिक्स को बचाए रखेंगे तो मुझे लगता है कमर्शियल होने में कोई बुराई नहीं है। आप NDTV देख लीजिए या दूसरे जो चैनल देख लीजिए, वो भी कोशिश कर रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कर रहा कि NDTV एकदम दूध का धुला है, या शायद होगा भी, मैं नहीं जानता, मैं एक पत्रकार के तौर पे कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कोशिश सबको करना चाहिए। जर्नलिज्म के एथिक्स अगर आप याद रखोगे, कमर्शियल में बुराई नहीं है। धन्यवाद विकास, आपने हमें टाइम दिया। नमस्कार, और मैं दीपक मिठानी, कैमरामैन अतुल शाह के साथ। थैंक यू। बात करेंगे, हम राम मंदिर पे बात करेंगे, हम जातियों का मुद्दा उठाएंगे। तो मुझे लगता है सरकारों को ज़रूरत है कि वो हेल्थ की बात करें, वो बात करें एजुकेशन की, एजुकेशन को बढ़ाएं। पहाड़ में सिर्फ उत्तराखंड सिर्फ देहरादून हरिद्वार नहीं है भैया, आपको वो चीज़ याद रखनी पड़ेगी। आज अगर पहाड़ी राज्य अलग बनाया गया तो वो इसलिए बनाया गया ताकि पहाड़ी इलाकों का विकास हो, लेकिन उल्टा हो रहा है, जो हो नहीं सकता। ये दिक्कत है यहाँ पर।
तो बिल्कुल जैसा कि विकास जोशी बता रहे हैं कि बिल्कुल कई मुद्दे हैं जिन पर अभी उत्तराखंड की सरकार को संजीदा होने की आवश्यकता है, और यहाँ की जो स्थानीय जनता भी है उसको लौटना पड़ेगा, पहाड़ों की ओर आना चाहिए। लेकिन उसके लिए एक अहम जो मुद्दा यही है कि यहाँ की जो हेल्थ केयर सिस्टम है और यहाँ का जो एजुकेशन का जो लेवल है उसको इंक्रीज़ करना होगा, उसको इन्हेंस करना होगा। और इसके लिए इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स हो, चाहे इंडिविजुअल एफर्ट्स हो, चाहे गवर्नमेंट की ओर से जो भी प्रयास हो वो होने चाहिए। विकास, मेरा आपसे एक और प्रश्न है कि उत्तराखंड के लगातार जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ से बालिका शिक्षा को लेकर अभी उतना अवेयरनेस है नहीं, लेकिन बहुत कम रेयर चांसेस मिलते हैं कि कोई लड़की आगे जा पाती हैं, यहाँ का उतना अवेयरनेस नहीं है। तो क्या कारण मानते हैं, ऐसे कौन से प्रयास किए जाने चाहिए कि यहाँ की लड़कियाँ आगे आएँ? दीपक, एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है अपने उत्तराखंड के बारे में। अगर आप दूसरे राज्यों के में जाएंगे, हरियाणा विशेषकर और दूसरी जगह, तो वहाँ पर बालिका का होना मतलब बड़ा एक दुष्प्रभाव या शाप टाइप माना जाता है। सब लोग नहीं मानते, अधिकतर मानते हैं। और वहाँ पर जो है अनुपात जो है लड़की और लड़के का काफ़ी कम है। तो उत्तराखंड में वो चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर लड़कियों का सम्मान बहुत है। 4 लड़कियाँ भी हो गई तो उनका मतलब वो ये नहीं कहते नहीं हम मार देंगे, पेट में ही मार देंगे या कुछ करेंगे, नहीं, वैसा नहीं है। वो लोग उसका सम्मान करते हैं। अब बात आती है उनकी शिक्षा की। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ एक व्यवस्था बनी हुई है पहले से ही कि भैया लड़कियाँ जो है घास काटेंगी, घर संभालेंगी। और मैं देखता हूँ कि 5 साल की लड़की, 6 साल की लड़की भी भाई स्वेटू उठाकर जो है जिसपे हम लोग मोल लेकर जाते हैं, दूसरी चीज़ें लेकर जाते हैं, वो काम कर रही है, घर का काम करती है, सब बहुत अच्छी चीज़ है, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन हम जो है ना, हम शादी के चक्कर में पड़ जाते हैं। 20 साल की बच्ची हुई नहीं कि नहीं जी इसका जनपत्र चला गया, अब ये ब्यो कर दिया भाई। तो वो उस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। भैया आप लड़कियों को भी मौका दो ना यार। आप जब अपने लड़के को देहरादून भेज रहे हो पढ़ाई के लिए, तो आप लड़की को क्यों नहीं भेज सकते, है ना? थोड़ा सा मौका मेरे ख्याल से लड़कियों के लिए खोलने की ज़रूरत है। और ये 20 साल की उम्र में शादी, 21 साल की उम्र में शादी, इससे बचने की ज़रूरत है। हालात अपने बदलेंगे और लेकिन लड़कियों को भी इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ लड़कियाँ भी इंटरेस्ट नहीं लेती है बारी में, इसीलिए संस्कृत ली जाती ताकि अंग्रेज़ी ना देखनी पड़े, अंग्रेजी में फेल ना होना पड़े। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो जो सोच है ना, उसको बदलना पड़ेगा। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। वाला दीनू ते से की समालियावा